नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आप सभी को छपरा टॉपर्स एकेडमी में। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी करते होंगे। आज हम क्लास 10th के जो साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बोर्ड में के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आप लोग अच्छा से इस सबको देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वन वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। तो कह रहा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, तो हिरण जो होता है उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है या तृतीय उपभोक्ता होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हिरण होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। तो हमारे जो शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल विघटन से बनता है। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल विघटन से बनता है। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विघटन से बनता है। निम्नलिखित में कौन ऐसा पदार्थ है जो अमीनो अम्ल के क्या होता है विघटित से बनता है। तो ONH3, CO2, CO, NH3 और A और B दोनों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा NH3। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है हृदय के विश्राम को क्या कहा जाता है। जब हार्ट करा है, हृदय के विश्राम को क्या कहा जाता है। मैंने हार्ट जब स्थित अवस्था में रहता है, विश्राम की अवस्था में रहता है, तो सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन या तालबरण संकुचन। तो आप याद रखिएगा डायस्टोल। आप लोग क्या रखिए डायस्टोल। तो हृदय कितना होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा 120/80। तो सिस्टोल जो होता है 120 और डायस्टोल कितना होता है 180 होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। हृदय में याद रखिएगा 4 चेम्बर होता है। हृदय के कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा 4 वाल्व भी हृदय में होता है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 7, 9, 8 या 18। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होती है वो कितना होती है 18 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाने का प्रयास जो किए थे वो कौन किए थे, आप लोग ध्यान रखिएगा लाभाजे साहब प्रयास किए थे। ठीक है, दूसरा बात आए फिर दूसरा वैज्ञानिक आया, फिर तीसरा न्यूलैंड आया, चौथा याद ना रहा, 5वां में मोस्ले आए थे। ठीक है, मेडलिफ, न्यूलैंड के बाद मेडलिफ आया, 5वां में क्या है मोस्ले। तो आज हम लोग जो आज देख रहे हैं जो पीरियोडिक टेबल, वो मोस्ले के ही बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि जल का पीएच मान कितना होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है, 8 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जल का जो पीएच मान होता है उतना कितना होता है 7। पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रो, इसकी खोज स्वैनसन ने किया था। ठीक है, तो ये स्केल होता है जो 0 से लेकर 14 तक होता है। ये स्केल होता है जो कितना होता है 0 से लेकर 14 तक, और इसका अध्यय 7 होता है। तो इससे जो 7 से कम होता है उसे एसिड बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। जो 7 से अधिक होता है उसे क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। मगर जल होता है जो 7 होता है, तो ये क्या होता है जल का पीएच में, तो ये न्यूट्रल होता है, उदासीन बोलते हैं इसको। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन
का निकलना कहलाता है। कह रहा है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है, तो ऑक्सीकरण कहलाएगा या अपचयन कहलाएगा या संरक्षण कहलाएगा, ये इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा अपचयन। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। आप लोग देखिए, ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन हटेगा तो क्या हो जाएगा? अपचयन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नहीं हाँ सही है। किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन एक ही होता है शायद, यहाँ पे क्वेश्चन गलती हो गया, उपचयन अलग होता है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की धात्विक गुण। कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, धात्विक गुण, ठीक है, अपवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह क्या होगा? बढ़ेगा। धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं? अब इस क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, या अम्ल कहते हैं, या अल्कोहल कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? अम्ल। कार्बोक्सी अम्ल इसका जो होता है उसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है, या क्रियाशील तत्व है, या सक्रिय तत्व है, या उदासीन तत्व है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हीलियम जो है अक्रिय तत्व है। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो 18वां नंबर वर्ग है, हीना, नीना और कटरीना का एक्सरे जो रंगीन है उसी का ये तत्व है। तो हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व है। ठीक है, ये किसी से रिएक्शन वेक्शन नहीं का 18वां नंबर वर्ग जो है वही है। ठीक है, अगला चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है, उजला प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है, या काला प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, जो अंतरिक्ष में चंद्रमा पर अंतरिक्ष में यात्री को आकाश पर दिखाई देता है कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माने विद्युत धारा को प्रबलता को मापने के लिए किसका एमीटर का किया जाता है, वोल्ट मीटर का किया जाता है, विभवांतर क्या? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा के प्रबलता को मापने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है तो प्राय किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है होता है? तो ऑप्शन ए में नरम लोहा, ऑप्शन बी में पीतल, ऑप्शन सी में इस्पात, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नरम लोहा का जो उपयोग होता है वो विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है? सल्फर होता है, ग्रेफाइट होता है, क्लोरीन होता है, फास्फोरस होता है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिए, जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, मतलब करेंट फॉलो होता है। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कह रहा है कि दो समांतर और समतल दर्पण के बीच रखी प्रतिबिंब दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 1, 2, 4 अनंत। याद रखिएगा, दो जब समतल दर्पण लगा देंगे समांतर सीधा तो उसके जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों को कि यदि किसी अवतल दर्पण में ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्ता केंद्र की दूरी क्या होगी? अब देखिए, समझिए इसको ध्यान से। देखिए, समझने के लिए नया पेज लेते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है? अवतल दर्पण है। आप लोगों को पता है कि ये क्या है? अवतल दर्पण। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पर कलाई किया हुआ है, सबको पता है कि इस पर क्या किया? कलाई किया है। और ये पोल है, ठीक है, और ये इसकी फोकस, और ये क्या है? सेंटर है। अब सेंटर वक्ता केंद्र कहते हैं। तो इसकी जो दूरी है
25 सेंटीमीटर है। टोटलिंग दूरी कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर है टोटल। पोल से और पोल से कितना दूरी है? पोल से लेकर केंद्र तक कितना दूरी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तब कह रहा है कि फोकस से सेंटर की दूरी, अब फोकस है तो पूरा दूरी 25 से, अब यहाँ से यहाँ तक दूरी 25 सेंटीमीटर, तो फोकस से सेंटर की दूरी कितना सेंटी होगा? 25 सेंटीमीटर। अब पूरा ही 25 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है ना। पोल से लेकर यहाँ तक ले 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ भी कितना सेंटीमीटर होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो एक आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर होगा। आगे चलते हैं। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? 7.2 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 0.8 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.2 10⁸ मीटर। इसका जो आंसर होगा डी, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मतलब इसका मात्रक जो होता है, लेंस का क्षमता का कोई मात्रक उत्रक नहीं होता है। ठीक है, डायऑप्टर, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर नहीं होता है, मगर कोई मात्रक विहीन है। लेंस की क्षमता क्या है? मगर आप लोग के मीटर पर इनवर्स, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर पर इनवर्स। ठीक है, लेंस का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है, मगर लेंस की क्षमता का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, मगर मीटर पर इनवर्स इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहते हैं? शुद्ध, देखिए ब्लड जो होता है आप लोग को पता है शुद्ध और अशुद्ध। तो जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है शुद्ध, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिला है वो अशुद्ध होता है। तो ये कौन लेता है? धमनी ले जाता है, सिरा ले जाता है, लींद ले जाता है, या नील ले जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, धमनी ले जाता है। शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? धमनी ले जाता है, याद रखिएगा। जैसे हम नया पेज लेके समझाते हैं। ये हम मान लिए कि ये क्या हो गया? हार्ट हो गया। हार्ट के 4 चेम्बर अभी बताएं, 4 चेम्बर। अब यहाँ से क्या आया? ब्लड आया। तो यहाँ से ऐसे करके पहले देखिए ये फेफड़ा हो गया, फेफड़ा, और फेफड़ा से पहले ब्लड आता है यहाँ पे, ये शुद्ध ब्लड आया। ठीक है, अभी शुद्ध ब्लड आया, फिर इसमें गया, और फिर इसमें बाद बॉडी में गया, यहाँ से यहाँ बॉडी में गया। अब यहाँ से फिर जाके इसमें ब्लड जाता है। ठीक है, यहाँ से इसमें ब्लड जाता है, फिर यहाँ से इसमें जाता है, और यहाँ से फिर इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे बॉडी में तो जो शुद्ध रक्त जो प्रवाह होता है वो कौन करता है? धमनी करता है, और जो अशुद्ध रक्त प्रवाह करता है वो शिरा करता है। आप देख लीजिए, अब यहीं पे ये धमनी है, यहाँ पे फुसफुस धमनी लग जाए तो इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाह होगा। ठीक है, अब यहाँ पे शिरा है, यहाँ पे फुसफुस शिरा लग जाए तो ये शुद्ध रक्त प्रवाह होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हम अभी बताया गया कि इसका आंसर क्या होगा? धमनी। चलिए अगला देखते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो जाइकोट बनता है, अंडाणु बनता है, शुक्राणु बनता है, या बीज बनता है? तो आप लोग याद रखिएगा, जाइगोट बनता है। ठीक है, अब देखिए इसको समझाते हैं बढ़िया से। मान लीजिए ये नर युग्मक है और ये कौन है? मादा युग्मक, फीमेल, इसको मेल बोलते हैं। अभी इसमें से शुक्राणु हुआ और इसका क्या हो गया? ओवरी हो गया। ये जब दोनों का मिलन होता है तो इसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और जो बनता है यहाँ पे उसी को क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो नर युग्मक का मादा युग्मक का जब संलयन होता है तो उसी को क्या कहते हैं? निषेचन। और जो यहाँ पे जो बनता है निषेचन होकर क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जब दोनों का मिलन होगा तो उसे क्या कहेंगे? जाइगोट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो आप लोग को पता है कि अंडाणु न होगा, शुक्राणु न, बीज न होगा तो क्या होगा? जाइगोट होगा। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहता है? श्वसन कहते हैं, स्वाक्षन कहते हैं, या पोषण कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं? तो आप लोग को पता है कि मनुष्य में जब सांस लेना और छोड़ना को ब्रीथिंग कहा जाता है, उससे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, श्वसन नहीं कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन भी नहीं कहते। आप लोग को पता है उत्सर्जन अलग होता है, पोषण अलग होता है। ठीक है,
चलिए आगे समझते हैं कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। देखिए ये सब जो भी टॉपिक क्वेश्चन दिया गया है हम इसको वीडियो बनाइए, केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर का वीडियो है, ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक आप लोग उसको जाके देखिए, यूट्यूब पर हम वीडियो डाल चुके हैं, बढ़िया से देखिएगा, ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो कह रहा है कीटोन कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, अम्ल कहते हैं या ईथर कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या सभी। तो आप लोग देख दे, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशा में होता है, ठीक है। आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पादप अपशिष्ट संचित करता है। पादप जो अपशिष्ट कहाँ संचित करता है, पत्ती में, छाल में, कोशिका इत्यादि, इनमें सभी। तो आप लोग याद रखिएगा, जो पेड़ पौधा होता है वो पत्ती में भी हो सकता है, छाल में भी हो सकता है, और कोशिका रिक्तिया में भी अपना क्या करता है, वो अपशिष्ट को रख सकता है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पत्ती में नहीं सब में हो जाएगा। उत्सर्जन तो सबसे ही होते हैं, छाल से भी होता है, पत्ती से भी होता है, कोशिका रिक्ति है, तो इनमें सभी हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं हम लोग। अगला नंबर कर रहा है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसमें अधिक समानता है। माने विकासीय दृष्टिकोण से जो मनुष्य होती है उसकी समानता किसमें है, चीन के विद्यार्थी से है, या चिंपैंजीन से है, या मकड़ी से है, या जीवाणु से है। तो याद रखिएगा, चिंपैंजीन से है, ठीक है ना, चिंपैंजी से ही मनुष्य का क्या है। अगला है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, कैल्शियम, ब्रोमाइड, हीलियम और लिथियम। तो हम बात करते हैं कि जो 18वां वर्ग जो है ना वो शून्य वर्ग है, हीना, नीना और कटरीना का एक्सरा रंगीन। तो पहला ही आ रहा है हीना, देख रहे हैं, तो हीलियम, ठीक है इसका आंसर। क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में हम समझाए भी है अच्छा से, ऑफलाइन क्लास जब यहाँ पे चलता है तो आप लोग को बताया गया होगा कि हीना, नीना और कटरीना का एक्सरा रंगीन, ठीक है। और वीडियो उसको भी हम बना देंगे, वन शॉट लेके जल्दी आ रहे हैं, जो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये सब, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। करा है कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है या 12 होती है। तो कार्बन की संयोजक कितनी होती है, 4 होती है, आप लोग को पता है। अब लोग की संयोजकता निकालने के लिए क्या होता है, अब पता है कि जैसे मान लिए कि किसी को संयोजकता निकालना, तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना वही क्या होती है, संयोजकता होती है। मान लीजिए कि हम मैग्नीशियम लिए, तो मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितनी होती है, 12। तो पहली कक्षा में क्या हो जाएगी, 2, दूसरी कक्षा में क्या हो जाएगी, 8, और दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा में क्या हो जाएगी, तो ये 2 क्या होगा, संयोजकता हुआ इसका, या संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ। इसी को संयोजकता कहेंगे, इसी को संयोजिक इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। मगर जिसका इसी को संयोजिक इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम का संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2, और संयोजकता कितना हुआ, 2। मगर जिसका संयोजकता 4 से ज्यादा हो जाए, 4 से क्या हो जाए, ज्यादा, मैंने 5 आ जाए, 6 आ जाए, संयोजकता, संयोजिक इलेक्ट्रॉन संयोजकता, तो उसको 8 में से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 4 से ज्यादा आ जाए तो उसे 8 में से क्या करते हैं, घटा दे। जैसे देखिए आप लोग देखिए, जैसे कार्बन हुआ, कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, 6। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितना होता है, 4। तो ये 4 क्या हुआ, संयोजिक इलेक्ट्रॉन हुआ, और इसका इसका संयोजकता भी हुआ। तो कार्बन का संयोजकता कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। मगर किसी का 5 आ जाए, किसी का 6 आ जाए, किसी का 7 आ जाए, तो उसका संयोजकता निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि 8 में से मान लीजिए 5 आ गया तो क्या कर देगा, तो उसका संयोजकता कितना होगा, 3 होगा। और इसको ले लेते हैं, ठीक है। और समझा दें इस पे, ठीक है। जैसे कैल्शियम हो गया, कैल्शियम कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 20। देखिए पहली कक्षा में कितना हो गया, 2, दूसरी कक्षा में कितना हो गया, 8, और तीसरी कक्षा में कितना हो गया, 8। तो 8 8 16, 16 2 18 2 20, तो इसका संयोजकता 2 ही आ रहा है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हमको याद नहीं आ रहा है। चलिए अगला समझते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। अभी बताए अच्छा से संयोजकता क्या होता है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, कि किस आवर्त आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं। तो आवर्त की संख्या सबको पता है, कई गो होता है, 7 गो होता है। ध्यान रखिएगा, आवर्त की संख्या कई गो है, 7। तो किसमें ज्यादा तत्व तत्व की संख्या है, ठीक है ना। तो आवर्त
ए में फिफ्थ में और बी में दिया अवर्थ फोर्थ में, अवर्थ फिफ्थ में, अवर्थ सिक्स्थ में, अवर्थ सेवन में। तो याद रखिएगा अवर्थ जो सिक्स्थ है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या है, ठीक है, अवर्थ में, याद रखिएगा, ठीक है। तो अवर्ग की संख्या कितना है आप लोग को पता है कि 18 है, ठीक है। अवर्ग की संख्या 7, वर्ग की संख्या, और पहला पहला वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षार धातु, क्षार धातु, और दूसरा वर्ग को क्या कहते हैं, क्षार मृदा धातु। आप लोग को याद करने का ट्रिक बनेगा कि पहला वर्ग को क्या, पहला वर्ग को क्या कहा जाता है, हेलिना की CS फायर, ठीक है। दूसरा बेटा मांगे कार्क शूटर बाप राजी, तीसरा, ठीक है ना, बैगन आलू गाजर इन थैला। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे करके हम आप लोग को याद करवाए होंगे, ठीक है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं, कांसा कहते हैं, टंका कहते हैं, स्टील कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा पीतल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना, एसिड 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम, इनमें कोई नहीं। तो अब अभी बताएं कि 7 से कम, अभी अभी इधर बताइए ना कि मान पीएच स्केल जो होता है इसकी खोज स्वांसन के 0 से लेकर कितना तक ले होता है, 14 तक, और इसके आधा कितना होता है, 7। तो 7 से जो कम होगा वो अम्ल होगा, ठीक है, और 7 से जो अधिक होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। देखिए इधर में 7 से जितने कम होते जाएगा वो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। देखिए देखिए जैसे होता है हमारे पेट का अम्लीय जो पीएच एसिड का मान होता है पेट का जो 1.2, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय है। मगर अगर किसी का पीएच मान 6.5 है तो वो अम्लीय कम है, अम्लीय है बट वो कम है। और सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है, ये है 1.2। अब वैसा ही है कि 7 से अधिक, अब देखिए 7 से, अब मान लीजिए किसी का पीएच मान 8 है तो वो कम क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय है। मगर किसी का पीएच मान 14 है तो वो अधिक क्षारीय है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा, 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सब हम पढ़ा दिए। एल्केन का सामान्य सूत्र करा है कि कार्बन जितना दुगना दुगना से 4 ज्यादा, कार्बन जितना हाइड्रोजन दुगना, करा है कार्बन जितना हाइड्रोजन दुगना से 2 ज्यादा, और कार्बन जितना हाइड्रोजन दुगना से 2 कम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें तीन होते हैं, आप लोग ध्यान, एक होता है याद रखिएगा एल्केन, ठीक है, एक होता है एल्केन। तो इसमें होता है कार्बन जितना होगा ना हाइड्रोजन दुगना से 2 ज्यादा। तो एल्केन में क्या होता है कि कार्बन जितना रहेगा ना हाइड्रोजन दोगुना से 2 ज्यादा होगा। एक होता है एल्कीन, माने कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन दोगुना हो जाएगा, सीधे जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन कितना होगा, दोगुना होगा। और एक होता है एक होगा एल्केन, एक होगा एल्कीन, एक होता है एल्केन, ठीक है ना, एल्काइन। क्या होता है, पहला होगा एल्केन और दूसरा एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन, काइन लास्ट में लगा रहेगा या YN लगा रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन जितना होता है हाइड्रोजन दोगुना से 2 कम होता है। समझ में आया, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एल्केन का ये हो गया सूत्र CN, ठीक है। अगला है कि वोल्ट बराबर होता है वोल्ट, तो कूलम पर जूल या जूल पर कूलम या जूल पर क्षेत्रफल या क्षेत्रफल पर जूल। तो याद रखिएगा जूल पर कूलम जो होता है, जूल पर कूलम, ठीक है। आगे समझते हैं, करा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, फ्राइडेडे ने खोजा, ओरस्टेट ने खोजा, एम्पियर ने खोजा या बोर ने खोजा। तो याद रखिएगा ओरस्टेट ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले बताया था, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट दृष्ट धारा, करा 12 वोल्ट दृष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा या 12 वोल्ट। तो याद रखिएगा 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होता है। अगला है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो आप याद रखिएगा लेंस में 1 होता है, 2 होता है, 8 होता है या 4 होता है। तो याद रखिएगा 2 होता है, लेंस में कितना होता है, 2। समझा लेते हैं, मान लीजिए देखिए ये लेंस बना दिए, तो यह होता है लेंस। तो ये क्या होगा, F1 हो गया, ये क्या हो गया, F2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ हो गया 2F1, ये क्या हो गया 2F2। समझ में आ रहा है ना, तो लेंस में कितना होता है, 2 होता है। एगो ए फोकस, एगो ई हो गया, ठीक है, 2 ही फोकस होगा, लेंस में 2 फोकस होते हैं। चलिए आगे,
अब कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है और परिवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, या 90 डिग्री होगा, 135 डिग्री। तो आप याद रखिएगा 0 डिग्री। अभी कैसे होता है समझिए। एक समतल दर्पण बना के ले लिए। देखिए तो ये क्या है, ये समतल दर्पण नीचे वाला, इसको सिल्वर बोडोमाइट का कलर करा हुआ है समतल। इस पर प्रकाश किरण क्या हुआ, आपतित हुआ, ठीक है, सीधा आपतित हुआ, प्रकाश किरण आया, ठीक है। तो जब यहाँ आ रहा है तो ये 0 डिग्री कोण, तो ये जैसे आ रहा है ना, और इसी पर क्या हो रहा है, जा भी रहा है, तो कोई ना आगे ना पीछे में रहता है, कितने डिग्री का कोण बनाना है, 0 डिग्री का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, हम समझा भी रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 37 नंबर। कह रहे वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, ठीक है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 के बराबर, 1 से कम, या 1 से अधिक, या 0, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, वायु का जो 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम होती है 25 सेमी और 25 मीटर या 2.5 मीटर या अनंत। तो आप लोग याद रखिएगा 25 सेमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक साधारण प्रिज्म कितनी सतह से घिरा होता है। तो 6 सतह होता है, 4 सतह होता है, 5 सतह होता है, या 3। तो आप लोग याद रखिएगा 4 सतह होता है। प्रिज्म ऐसा ही ना होता है। तो 1 2 3, एक कितना सतह हो गया प्रिज्म में, प्रिज्म ऐसा ही ना होता है। तो एक हो गया, दूगो हो गया, एगो इधर एगो इधर, तो एगो इधर, दूगो इधर, तीन गो इधर, चार गो, एक 5 गो सतह होता है। 5 सतह से प्रिज्म घिरा होता है। देखिए एक इधर हो गया, एक दूगो, एगो इधर, एगो इधर, 3 गो, ठीक है। एगो इधर दूगो, एगो इधर 3 गो, एगो नीचे 4 गो, एगो इधर 2 गो, एगो इधर 3 गो, इधर 4 गो, एगो नीचा 5 गो, ठीक है। 5 सतह से क्या होता है, घिरा होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विधुनात्मक तार समानता होते हैं हरे रंग का, लाल रंग का, काले रंग का, या हल्के रंग। तो ये होता है लाल रंग का, ठीक है। तो यहाँ पे ये 40 क्वेश्चन हम आज रखते हैं। इसके बाद अगला वाला जो क्लास आएगा उसमें 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन साइंस के हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते होंगे आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छा से देखे होंगे और अच्छा से समझे होंगे, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितने सही किए हैं अपने से। थैंक यू।